Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11 history. Chapter Changing Cultural and Tradition. Changing Cultural and Tradition. My dear student, if you have remember my previous class where I already discussed the different point, different topic of this chapter. इस चैप्टर के कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक से हम लोगों ने बातें की. कौन कौन से टॉपिक, जैसे अगर आप बात करें तो हम लोगों ने बात किया इसके इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के टॉपिक पे बात किया इंट्रोडक्शन पे. फिर मैंने बात की द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी. द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी. इस सिटीज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि कई सारे नगरों का विकास हुआ था. फिर हमने बात की इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक पे जो रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटी के बाद था और नगरों के अधिकतर संख्या में विकसित हो जाने के बाद नई परंपराओं जो विकास हुआ. यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म. यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म. और फिर यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म के बाद जो टॉपिक हम लोगों ने देखा वो था द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री. द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री. और फिर इसके बाद का टॉपिक था हम लोगों ने कहा था कि द अरब्स कंट्रीब्यूशन साइंस एंड फिलॉसफी. साइंस एंड फिलॉसफी. The Arabs. Science and the Arabs contribution. साइंस एंड फिलॉसफी द अरब कंट्रीब्यूशन. और इसके बाद आर्टिस्ट एंड रियलिज्म. आर्टिस्ट एंड रियलिज्म. आर्किटेक्चर. Architecture, the first printed book,
The first printed book, The Aspiration of Women, The Aspiration of Women, एंड फिर डिबेट विथ क्रिश्चियनिटी। अभी हम लोग यहां तक पढ़ लिया, आर्किटेक्चर तक हम लोगों ने देखा या आर्टिस्ट एंड रिलीजन तक हम लोगों ने देखा। हमें द फर्स्ट प्रिंटेड बुक एंड द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन टॉपिक को देखना है। इस टॉपिक में अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक और टॉपिक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बाद एक और टॉपिक आपका छूट रहा है, वो टॉपिक है द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, लेट मी राइट अगेन, मुझे एक बार फिर से इसको लिखने दीजिए। कहता है कि द फर्स्ट प्रिंटेड के बाद का जो टॉपिक है वो है द अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इन चीजों पे बात की, तो हम लोगों ने इन चीजों पे जब बातें की, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोगों ने देखा, तो ये जो अलग अलग टॉपिक्स की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस थी। जैसे मैं आपको रिमाइंड करता हूं एक एक टॉपिक्स को थोड़े थोड़े शब्दों में, आप जल्दी से समझ जाएंगे। मैंने कहा था 14th सेंचुरी, यहां पे मैंने आपको बताया था कि हम पूरी हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 14th से 17th सेंचुरी सी तक, हम यहां से लेके यहां तक का इतिहास पढ़ेंगे। ये बातें हमने आपसे कही थी माय डियर स्टूडेंट, आपको ये याद होगा। और मैंने आपसे ये कहा था वहां पे कि किस तरीके से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और इस डेवलपमेंट का प्रभाव हुआ। ये प्रभाव किस तरीके से पूरे यूरोपीय समाज को, यूरोपीय सोसाइटी को, यूरोपियन पूरा कल्चर इससे प्रभावित हुआ। कई सारे देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी, सिटी का डेवलपमेंट हुआ, और अब जो नगरीय संस्कृति के लोग थे, अर्बन कल्चर के लोग थे, वो ये सोचने लगे कि हम लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं उन लोगों की तुलना में जो लोग गांव में रहते हैं। वी आर मोर सिविलाइज्ड देन दोज पीपुल हु लिव्ड इन विलेज। ये मेंटालिटी बनी जो शहरों में लोग रहते थे। कब? स्पेशली 14th to 17th सेंचुरी सी के बीच। ये यूरोप का मध्यकाल था, मिडिल एरा था, मध्यकाल के समय की बातें थी। और फिर मैंने आपसे इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करते हुए कुछ वर्ड बताए, कुछ टर्म्स बताए। मैंने आपसे कहा कि इन नगरों को कुछ सुविधाएं प्राप्त थी जो गांव या नोबेल के मैनर थे, उस तरह से नहीं। और फिर ये सिटी नगर और कला के केंद्र बने। बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पेंटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, ये लोग थे, ये आके यहाँ पे बसे। और फिर एक तरीके से एक नए कल्चर को क्लासिकल आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। आई टॉट यू अबाउट दैट आर्किटेक्चर, आई टॉट यू अबाउट दैट द आर्टिस्ट एंड रियलिज्म टॉपिक, वेयर आई डिस्कस द डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स जो पहुंचे। मैंने गुटेनबर्ग की बात की, मैंने गुटेनबर्ग के साथ साथ एंड्रियस बेसिलस, माइकल एंजेलो, ड्यूरर, लियोनार्डो दा विंसी जैसे तमाम लोगों के नाम की चर्चा हमने की। मैंने आपसे यहाँ पे एक चीज और बताया था इंट्रोडक्टरी सेशन में ही कि जैकब बर्कहार्ट जो एक महान इतिहासकार थे, लियोपोल्ड रांके के शिष्य थे, जर्मन के, जिन्होंने पहली बार इस बात पे बल दिया कि सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही इतिहास नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट ओनली हिस्ट्री, वी शुड ऑल्सो फोकस एट द कल्चरल हिस्ट्री। हमें कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी
बात करना चाहिए, लिखना चाहिए। और उन्होंने उस पर काम किया। उन्होंने एक बुक लिखी अपनी, मैंने बताया था 1860 में, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस इन इटली मतलब इटली में एक नए विचारों का अभ्युदय 1860 में। इस बुक को उन्होंने लिखा और इस बुक में उन्होंने लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया कि आप लोगों को राजनीतिक इतिहास के अलावा भी सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक इतिहास को भी इतिहास का अंग बनाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास की तरफ इतिहासकारों को ध्यान देकर उस पर लिखना चाहिए। ये बातें कह रहे थे। माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें, ये बातें अपने में यूनिक थी, महत्वपूर्ण थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक को देखा था, रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटी, और किस तरीके से इटली जैसे नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हमने रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटी में दो शहरों के बारे में बात की, वेनिस की और जिनेवा की। वेनिस और जिनेवा। वेनिस और जिनेवा की हम लोगों ने बातें की। हम लोगों ने कहा था, अगर आपको याद होगा, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दैट द वेनिस एंड जिनेवा, मैंने कहा था कि दो नगर ऐसे थे जो मेनोरियल स्टेट से भिन्न थे। ये दो नगर ऐसे थे जिनका विकास अपने पूर्ववर्ती नगरों की तुलना में हटके हुआ। इन दो नगरों की स्पेशलिटी थी कि ये किसी प्रिंस या किंग के द्वारा कंट्रोल नहीं होते थे, बल्कि इनकी कंट्रोलिंग होती थी एक किसके द्वारा, नगर में रहने वाले व्यापारियों के समूह को द्वारा। वहां मैंने आपसे कहा था, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वाज वेनिस एंड अनदर वाज जिनेवा। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ यूरोप। द क्लेर्जी वर नॉट politically dominant here, nor were there powerful the feudal rulers. Rich merchants and the bankers actively participated in this. Rich merchants जो थे, धनी व्यापारी जो थे, उन लोगों ने इस पे काम किया। उन लोगों ने नगर के प्रशासन को कंट्रोल किया, और ये अपने में एक क्रांतिकारी स्टेप था यूरोपियन इतिहास में। दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अपने में यूनिक भी था और अपने में महान भी था। इस तरह का बदलाव, इस तरह के चेंजेस। अब उन चीजों को देखिए, उन बातों को सुनिए। ये इस टॉपिक में हमने नगरों की स्थापना कर दी। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्लोरेंस, वेनिस और जिनेवा जैसे शहर बने, और वो शहर अपने पुराने शहरों की तुलना में हटके थे, उनकी अपनी एक अलग स्पेशलिटी थी। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। और फिर हमने यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म टॉपिक में कुछ चीजों को देखा। तो यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म, एक्चुअली इफ यू विल सी दिस टॉपिक, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू वर्ड, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म, विश्वविद्यालय और मानववाद, मानवतावाद। विश्वविद्यालय और मानवतावाद ने जो पूरा सोचने का दायरा बदला। पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई इटली में, पाडुआ, बोल्गाना जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, और फिर यहाँ पे ह्यूमनिज्म की पढ़ाई शुरू हुई। मानवतावाद, ह्यूमनिस्ट लोग ने अपने इस
विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। ये महत्वपूर्ण था। My dear student, when you think about that, these are points, किस तरीके से उनका विकास हो रहा था, किस तरीके से नगर बन रहे थे और उन नगरों में किस तरह की नई नई विचारधाराएं प्रत्यारोपित हो रही थी। मैंने एक वर्ड यूज किया, प्रत्यारोपित। मैंने कहा उसका रोपण हो रहा था, एक बार पुनः प्रत्यारोपण, रिवाइव हो रहा था। ये सारी चीजें, ये सारा बदलाव समय की मांग के अनुसार हो रहा था और इसने 14 to 17 सेंचुरी में भले ही कुछ यूरोप के शहरों को प्रभावित किया, लेकिन कालांतर में इसने तमाम सारे यूरोपीय कॉन्टिनेंट को अपने आगोश में ले लिया। सभी लोग इससे प्रभावित हुए, सभी जगह रिफॉर्मर एक्शन, रिफॉर्मर स्टेप लेने शुरू हो गए। हमने आपको यहाँ पे फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में बताया, हमने आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय के बारे में बताया, हमने आपको यहाँ पे ह्यूमैनिटीज शब्द के बारे में बताया। मैंने कहा था किस तरीके से ह्यूमैनिटीज, जो लैटिन भाषा का ह्यूमैनिटास से बना हुआ है, जो कई वर्ष पहले, कई शताब्दियों पहले रोम के एसेइस्ट एंड लायर सिसरो के द्वारा उपयोग में लाया गया। ह्यूमनिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता था जो एक साथ ग्रामर, पोएट्री, हिस्ट्री, मोरल फिलॉसफी और कहता है कि इसके साथ साथ और भी विषयों को पढ़ाने की कला उसके पास थी। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? अगर आप अपने दिमाग में, अपने मानस पटल पर इस बात को लाएं कि ऐसा हुआ क्यों ह्यूमनिज्म आए, तो एक चीज आपके मस्तिष्क पे चोट करेगी। वो आपसे कहेगी कि वो आपसे ये कहेगी कि किस तरीके से नई तरीके की विचारधाराएं आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्या रीजन था इसके पीछे। क्योंकि धर्म ने मानव के मस्तिष्क को इस तरीके से जकड़ के रखा था। क्रिश्चियनिटी ने अपनी धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर इस तरीके से मानव ज्ञान को जकड़ के रखा था कि अब मानव उससे उबरना चाहता था। जैसे कि अर्थ सेंट्रिक सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की बात, जैसे कि अर्थ के स्फेरिकल की जगह प्लेट के आकार का होना, जैसे अर्थ मूवेबल न होकर के स्टेबल का होना, इस तरह की तमाम सारी बातें, जैसे इंटेलिजेंस की बात करना। इसीलिए ये लोग एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे, डेवलपमेंट की एक नई ऊंचाइयों को छूना चाह रहे थे, और इसीलिए इस तरह का विकास हुआ। विश्वविद्यालय खुले, कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में एक महान विषय बन गया। फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम मैंने लिया। उन्होंने इस बात पे बल दिया कि पुरानी जो रोमन सभ्यता है उसकी किताबों को तो हमें पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हमें उस ज्ञान को एक नए तरीके से उसका विस्तार करना चाहिए। ये टॉपिक हमने यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म में पढ़ा, और हमने उसी टॉपिक में ही यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म में देखा कि किस तरीके से फ्लोरेंस नगर प्रसिद्ध हुआ, और अब लोगों के दिमाग, अब लोग जो जाने जाते थे वो अपने नगरों से नहीं बल्कि वो अपने काम से जाने लगे। व्यापार व्यवसाय की वृद्धि हुई,
दांते अग्निहोत्री की मैंने बात की थी, वो धार्मिक संप्रदाय के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिलीजियस मैटर पे बहुत सारी बातें कहीं, किताबें लिखी। और इसके साथ साथ कलाकार जोटो का उल्लेख भी मैंने किया था और मैंने कहा था कि उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए। ये पोर्ट्रेट एक ऐसे स्वरूप में बनाना जो रियलिस्टिक वे से हो, एकदम यथार्थ के नजदीक हो, इन चीजों को इन कलाकारों ने अपने साथ आत्मसात किया। माय डियर स्टूडेंट, और फिर मैंने इस टॉपिक को लास्ट में कहा था कि किस तरीके से, इसीलिए ये जो बौद्धिक नगर के रूप में, ये सेंटर के रूप में ये फ्लोरेंस स्थापित हुआ था, एक अप्रतिम स्थान प्राप्त किया यूरोपियन इतिहास में फ्लोरेंस। और फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से मनुष्य, व्यक्ति अब रहनसा ह्यूमन कहलाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म किस आधार पर? तो कहता है विचारों के पुनर्जन्म, लोगों की सोच का पुनर्जन्म, मतलब उसके मन मस्तिष्क पे एक नई छाप का पड़ना। द टर्म रेंसियंस man is often used to describe a person who many interests and skills, because many of the individuals who became well known at the time were people of many parts. एक ही आदमी के अंदर तमाम सारी स्किल्स, तमाम सारी कलाओं का होना। लियोनार्डो दा विंसी, कोपरनिकस, माइकल एंजेलो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप इनके आधार पर इन चीजों को कह सकते हैं। फिर मैंने बात की द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स हमने देखी किन किन चीजों पे, हमने द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म, रिवाइवल ऑफ ब्रिटेन सिटी, इंट्रोडक्शन। हमने द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ये ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या था भाई? कहते हैं यहाँ पे सीधे सीधे कि अब लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात आई कि इतिहास को हम काल में विभाजित करते हैं। इट मीन्स इतिहास को, लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात आई कि इतिहास को एक काल में बांट दें, एक टाइम पीरियड में बांट दें। और ये टाइम पीरियड जो होगा वो किससे संबंधित होगा? तो कहते हैं कि ये टाइम पीरियड एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री के रूप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने वहां आपसे कहा था कि किस तरीके से ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर द रिस्टोरिंग द ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस, फॉर द डे believed that a dark age had set in after the collapse of the Roman Empire. Following them, later scholar unquestioningly assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century. The term Middle Age, Middle Period, used the millennium 1000 years after the fall of Roman Empire. In the Middle Age, they argued that the church had such the complete control over man's mind and all the learning of the Greek Romans. My dear student, अब इसके आधार पे मैंने आपसे बताया था कि कालों का जिस तरह से निर्धारण किया गया, समय जिस तरह से बांटे गए, 5th to 14th century मिडिल एज, 5th to 14th सेंचुरी को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया, 5th to 11th सेंचुरी या 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज, ऐसे करिए। इसको मैं बताता हूं आपको। 5th to 14th सेंचुरी, 5th to 14th century, that is called medieval history era.
कहाँ का? यूरोप का। अब इस 5th to 15th सेंचुरी को बांटा गया 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज। डार्क एज। फिर 5th to 9th डार्क एज, 9th to 11th century the early middle age, 9th to 11th century early middle age, early middle age, और थर्ड जो 11th to 14th सेंचुरी द लेट मिडिल एज, 11th to 14th सेंचुरी, इसको लेट मिडिल एज कहा गया। और फिर चौथा पोर्शन जो बांटा गया वो कहा गया मतलब 15th सेंचुरी ऑनवर्ड, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड ये बोला गया ये आपका मॉडर्न एज। ये डिवाइडेशन किया गया, ये इतिहास को 4 पार्ट में तोड़ दिया गया। मेरे कहने का सेंस था कि यहाँ पे हमने यूरोप के इतिहास को 4 पार्ट में तोड़ के देखा। हमने कहा 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज, 9th to 11th सेंचुरी अर्ली मिडिल एज, 11th to 14th सेंचुरी लेट मिडिल एज, और 15th सेंचुरी एंड आफ्टर 15th सेंचुरी ऑनवर्ड दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एज। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यूरोप में मध्यकाल का प्रारंभ 14th सेंचुरी से होता है, जबकि इंडिया में यूरोप में मॉडर्न एरा का शुरुआत प्रारंभ 15th सेंचुरी से होता है, और इंडिया में मॉडर्न एरा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 707 से माना जाता है, जब लेट मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तब। तो मतलब 200 सालों के बाद करीब हमारे यहाँ मॉडर्न एरा की शुरुआत मानते हैं इंपीरियल हिस्टोरियंस, और 200 साल पहले अपने यहाँ वो मॉडर्न एरा मान लेते हैं। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, बड़ा अंतराल दिखता है, ये कहीं न कहीं साम्राज्यवादी सोच की एक क्लियर अभिव्यक्ति है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइंस एंड फिलॉसफी द अरब कंट्रीब्यूशन, और जब इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा साइंस एंड फिलॉसफी द अरब कंट्रीब्यूशन, ये टॉपिक इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अरब के विद्वानों ने तमाम सारे बदलाव लाए। आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट द रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ द अरब्स who translated the Greek and Roman text from Greek Roman to Arabic language. And after some time, it is very interestingly, when you will read your book, you can find it, that the European scholar, they converted book from Arabic to English.
इट मीन्स कि इंग्लिश से अरब एंड अरब से ये कन्वर्जन विकास हुआ। तो ठीक इस तरीके से ये जो कन्वर्जन दिखा, ये विकास दिखी, ये जो डेवलपमेंट दिखा, ये आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बदलते दिखाई देता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कुछ लोगों के नाम, इब्न सीना, इब्न रसूद। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फलसफे को एक्सप्लेन किया एक अरबी दार्शनिक ने। उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिस्प्यूट्स थे, उनको उन्होंने किस तरीके से इजीली एक्सप्लेन किया। इस तरीके से हम अरेबिक जो स्कॉलर्स थे उनके कंट्रीब्यूशंस को वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने कहा था कि मानवतावादी अपने बात लोगों को तरह तरह से अब पहुंचाने लगे थे। विश्वविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय के सिलेबस थे उसमें कानून, लॉ के साथ साथ आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र की जगह अब मानववादी जो विषय थे, ह्यूमैनिटीज के जो विषय थे, लाइक ग्रामर, हिस्ट्री, मोरल फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, और बाद में साइंस भी उसी का पार्ट था। वो विषय भी अब साइंस आल्सो इज पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। दीज सब्जेक्ट्स they were become the part of the university syllabus। अब ये विषय भी पढ़ाए जाने लगे। यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में भी इन विषयों को पढ़ाया जाने लगा। ये एक महान बदलाव था। यथार्थ और रियलिज्म पे हमने बात की थी कुछ कलाकारों की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंसी की, ड्यूरर की प्रेइंग हैंड, माइकल एंजेलो की पाइटा, लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा और द लास्ट सपर। इन चीज़ों को देखिए तो आपको हूबहू एक रियलिस्टिक वे की आर्ट एंड पेंटिंग्स दिखाई देगी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।